तो हम लोग कल बात कर रहे थे कि राज्य के कार्यकलाप, जो राज्य के अप्रकाशित शासकीय अभिलेख, कहता है नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस derived from unpublished official records relating to any affair of state except with the permission of the officer at the head of the department concerned, who shall give or withhold such permission as he thinks fit. अप्रकाशित शासकीय अभिलेख, इनसे जो विषय उत्पन्न हो रहा है उसके संबंध में साक्ष्य देने के लिए कोई भी अनुमित नहीं होगा, लेकिन जरूरी है कि वो अप्रकाशित शासकीय अभिलेख है या नहीं है, इसका निर्धारण ये पहले हो। और इस धारा को पढ़ने से ऐसा लगता है कि इसके निर्धारण का जो हक है वो उस विभाग के प्रमुख ऑफिसर को दिया गया है। लेकिन जब इस सेक्शन को हम लोग पढ़ते हैं किसके साथ, 165 के साथ, और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 162 के साथ, तो यह हक न्यायालय को जाता दिखाई देता है। क्योंकि वहां कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी दस्तावेज इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आहूत किया गया है तो उस व्यक्ति का दायित्व होगा कि वो उस दस्तावेज को लेकर न्यायालय के समक्ष आए, फिर वो साक्ष्य में दिया जाए या न दिया जाए, इसका निर्धारण स्वयं न्यायालय करेगा। अब देखिए, एक चीज और समझ लेनी चाहिए कि न्यायालय के समक्ष दस्तावेज का लाया जाना और उसे साक्ष्य में दिया जाना, ये दो अलग अलग बात है। क्योंकि न्यायालय के समक्ष दस्तावेज लाया गया, सिर्फ इससे तो वो साक्ष्य का भाग नहीं बन गया, क्योंकि साक्ष्य का भाग वो बने इसके लिए उसे एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना होगा। वो दस्तावेज पहले न्यायालय की कार्यवाही में प्रस्तुत किया जाए, ठीक है, फिर वो अभिलेख पर रखा जाए, इस ढंग का आदेश न्यायालय के माध्यम से पारित हो, तब जाकर वो साक्ष्य का भाग बनेगा। और जो कुछ साक्ष्य का भाग बन जाएगा वो पब्लिक रिकॉर्ड हो जाएगा, उसका निरीक्षण कोई भी कर सकेगा। तो अगर कोई नुकसान हो सकता है अप्रकाशित शासकीय अभिलेख के प्रकाशित होने से, तो वो न्यायालय के समक्ष लाए जाने मात्र से हो जाएगा, ये तो तय नहीं होता। भाई ठीक है, अप्रकाशित शासकीय अभिलेख है तो उसके प्रकाशन को आप इसीलिए तो रोक रहे हैं कि उसमें कुछ ऐसा है जिसके प्रकट होने से लोकहित को नुकसान होगा। तो लोकहित को नुकसान होगा, ये विभाग का प्रमुख ऑफिसर तय करे या न्यायालय तय करे। इन दोनों बातों में क्या ज्यादा युक्ति संगत है? ये तो एक सहज स्वाभाविक बात है कि जो विभाग का प्रमुख ऑफिसर है वो अगर लोकहित को होने वाले नुकसान इसका आकलन कर सकता है, तो आखिर न्यायालय इस दृष्टि से अक्षम, ये तो नहीं कहा जा सकता। न्यायालय भी एक सक्षम निकाय है। तो इसलिए जो अब तक निर्णयज विधि ये निर्धारित कर रही है, वो कहती है कि इस सेक्शन को और 165 इंडियन एविडेंस एक्ट, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। और इन दोनों को मिलाकर पढ़ने का सम्मिलित प्रभाव यह आएगा कि अगर अप्रकाशित शासकीय अभिलेख भी है जिसका प्रकाशन लोकहित में उचित नहीं है, इसलिए विभाग का प्रमुख ऑफिसर उसके बारे में परमिशन विदल्ड भी कर रहा है, तो भी
उस अभिलेख को 165 एविडेंस एक्ट की भावना के मुताबिक न्यायालय के समक्ष ले जाया जाना चाहिए, क्योंकि ले जाने और उसका प्रकाशन होने, इन दोनों बातों के बीच फर्क है। ले जाने से प्रकाशन नहीं हो रहा। आपने देखा था राफेल के मसले में, यद्यपि राफेल का मसला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचारित था, और सुप्रीम कोर्ट जब किसी विषय पर विचार करता है, वो भी रिट प्रोसीडिंग में, तो वो इंडियन एविडेंस एक्ट से बाध्य बिल्कुल नहीं होता, न वो सीपीसी के प्रोविजन से बाध्य हो रहा और न वो सीआरपीसी के प्रोविजन से बाध्य हो रहा, क्योंकि ये सब देश का सामान्य कानून है। उस समय वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उससे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग ये कर रहा होता है। लेकिन फिर भी आप जानते ही हैं, आपसे कई बार बात हुई कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने ये सीमा अपने पर स्वीकार की है, अपनी इच्छा से। जैसे हम लोग बात करने वाले वेंथम, तो वेंथम कहेंगे कि संप्रभु की शक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि संप्रभु की शक्ति पर कोई बाह्य सीमा ये आरोपित नहीं हो सकती। कोई ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति निकाय नहीं है जो संप्रभु को आदेशित कर सके कि संप्रभु अमुक काम को करे या अमुक काम को न करे। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि संप्रभु स्वयं अपने ऊपर कोई सीमा ये आरोपित नहीं कर सकता। स्वयं तो कर ही सकता है। जैसे आप जब आर्टिकल 19(1)(a) पढ़ते हैं, तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि यह सही है कि कई बार जो मीडिया है, अच्छा मीडिया को मीडिया कहते क्यों है? क्यों मीडिया का मतलब होता है माध्यम, उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो माध्यम है। मीडिया को मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनता और सरकार, इसके बीच बातचीत का, इसके बीच संवाद का वो माध्यम है। उससे जनता की राय प्रकट होती है, इसलिए उसे मीडिया कहा जाता है। वो माध्यम है काहे का, जनता की राय सरकार तक और सरकार की बात जनता तक। सरकार को भी कुछ कहना होता है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और अपनी बात रखते हैं। जनता को भी कुछ कहना होता है तो वो मीडिया में अपनी बात कहते हैं और वो सरकार तक जाती है, इसलिए उसे मीडिया कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि मीडिया कई बार क्या करती है, सीमाओं का अतिक्रमण करती है, मर्यादाओं का अतिक्रमण करती है। लेकिन इसके बाद भी उस पर कानून से प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि कानून से प्रतिबंध लगाना ये ठीक नहीं होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में। हां, मीडिया को स्वयं अपने रेगुलेशन के लिए कानून बनाने चाहिए। उन्हें स्वयं कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, कोई एथिक्स अपने लिए तैयार करनी चाहिए कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप स्वयं अपने ऊपर मर्यादाएं आरोपित कर सकते हैं। तो बेंथम भी ये कहते हैं कि संप्रभु किसी बाह्य सीमा या किसी बाह्य शक्ति के माध्यम से विवश किया जाए, उसकी शक्ति पर कोई सीमा हो, ये बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन संप्रभु इस पर कोई सीमा होगी ही नहीं, ये भी ठीक नहीं। संप्रभु चाहे तो स्वयं अपने ऊपर सीमा आरोपित कर सकता, और यही बात उच्चतम न्यायालय के संदर्भों में भी सही है। उन्होंने 20 बार कहा कि जब अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम कोई रिट याचिका सुन रहे हैं, तो चूंकि अनुच्छेद 32 की शब्दावली हमें प्रक्रिया के संबंध में किसी भी ढंग की प्रक्रिया ये अपना लेने का
का सामर्थ्य ये प्रदान करती है, क्योंकि अनुच्छेद 32 की आपने भाषा देखी है, वहां कहता है समुचित कार्यवाहियों के माध्यम से, यानी द प्रोसीडिंग विच विल बी एप्रोप्रिएट, जो समुचित कार्यवाही समझी जाए उस उद्देश्य से, तो समुचित कार्यवाहियों के माध्यम से, बाकी किसी प्रकार की कोई सीमा सुप्रीम कोर्ट की शक्ति पर नहीं है। वहां कहता है समुचित कार्यवाहियों के माध्यम से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि हमारी शक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध अनुच्छेद 32 में नहीं लगाया गया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम देश की सामान्य विधियां, उनके द्वारा जो सीमाएं, मर्यादाएं निश्चित की गई हैं न्यायालयों के द्वारा शक्ति का उपयोग करने के संबंध में, उनका पालन ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हां, उनका पालन करने के कारण अगर कहीं अन्याय पैदा होगा तो हम फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का उपयोग करेंगे और फिर समुचित कार्रवाइयों के माध्यम से फंडामेंटल राइट इन्हें इन्फोर्स ये भी करेंगे। और आप लोगों ने देखा है कि रेस जुडिकेटा प्रिंसिपल किसका है? सीपीसी का, लेकिन रिट प्रोसीडिंग्स में वो हाइबियस कॉर्पस को छोड़कर रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल को लागू करते हैं, लेकिन रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल को लागू ही करेंगे ऐसा भी नहीं, ठीक है। कोई आवश्यक नहीं कि लागू ही करें। सामान्यतः वे मर्यादा विधि इसका पालन करते हैं और लेटेस्ट इसके आधार पर आपके द्वारा अगर उनसे कोई अनुतोष मांगा जाता है तो उसे देने से इनकार ये भी कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुए बहुत समय हो गया, आप कभी आए ही नहीं, आपको आना चाहिए, लेकिन चूंकि आप आए ही नहीं इसलिए समय ज्यादा हो गया। अब जैसे मर्यादा विधि आपको अनुतोष देने पर रोक लगा देती है, क्योंकि मर्यादा विधि में आपने देखा लिमिटेशन एक्ट में अधिकार नहीं उपचार नष्ट होता है, तो वो उपचार देने पर जिस प्रकार से रोक लगाते हैं इसी प्रकार से यहां भी वो उपचार देने से इनकार करते हैं। लेकिन अगर मामला महत्व का होने लगता है तो फिर वो इनकार नहीं भी करते। तो सुप्रीम कोर्ट सामान्यतः देश की सामान्य विधियों से अनुच्छेद 32 या कॉन्स्टिट्यूशनल ताकतों में जब सुनवाई करता है तो बाध्य नहीं होता, लेकिन फिर भी देश की सामान्य विधियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का वे तब तक पालन करते हैं जब तक कि उनके पालन किए जाने से कोई खराब स्थिति निर्मित न हो रही हो। तो राफेल का मामला वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ताकत में सुन रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 165 एविडेंस एक्ट जो कहता है उसी ढंग की ताकत का इस्तेमाल किया था, और सरकार ने आपका ये जो 129 एविडेंस एक्ट के द्वारा कही गई बात है इसका सहारा लेते हुए राफेल से संबंधित जानकारी न्यायालय को देने से, ठीक है, मना नहीं किया था, लेकिन न्यायालय तक वो जानकारी पहुंचाई थी इस अनुरोध के साथ कि इसे प्रकाशित न किया जाए, क्योंकि इसके प्रकाशन से लोकहित का नुकसान होगा। क्योंकि राफेल उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं ये सबकी जानकारी में आ जाएगा, जिससे लोकहित का नुकसान होगा। और ये सेक्शन बनाया ही इसीलिए गया ताकि जो अप्रकाशित शासकीय अभिलेखों में गुप्त बातें लिखी हैं वे प्रकट नहीं होनी चाहिए। तो न्यायालय ने राफेल के मामले में
जो जानकारी सरकार से आई थी उसको अकेले में देखा और कहा कि यस, इसके प्रकटन से लोकहित की हानि होगी। तो 165 एविडेंस एक्ट जो कुछ कह रहा है उसका सम्मान ये तो किया गया, लेकिन जो कुछ 129 एविडेंस एक्ट कह रहा है इसका सम्मान भी न्यायालय के द्वारा किया गया। अप्रकाशित शासकीय अभिलेख है। पहली बात तो यही तय होनी चाहिए कि अप्रकाशित है या नहीं है। सबसे पहले तो यही तय हो जाए भाई अप्रकाशित शासकीय अभिलेख है, तो सबसे पहले एक चीज तय हो कि अप्रकाशित है। दूसरी चीज यह तय हो कि शासकीय अभिलेख है। हो सकता है शासकीय अभिलेख हो ही ना। भाई विभाग के प्रमुख ऑफिसर को जो ताकत मिली वो क्यों मिली और किन दशाओं में मिली, भाई ये है ना। अप्रकाशित शासकीय अभिलेख होने की दशा में मिली और इसलिए मिली ताकि लोकहित का संवर्धन हो, लोकहित का नुकसान ना हो। तो दोनों बातें होनी चाहिए ना। एक तो अप्रकाशित शासकीय अभिलेख होना चाहिए और दूसरे लोकहित को नुकसान यह होना चाहिए। तभी तो विभाग के प्रमुख ऑफिसर को ठीक है ताकत उसके संबंध में परमिशन देने या परमिशन न देने की प्राप्त हो रही है। अगर किसी को कोई कानून शक्ति दे रहा है तो शक्ति तो निश्चित शर्तों पर दे रहा है। अगर आप कानून द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको यह भी तो दर्शित करना होगा कि कानून जिन स्थितियों में शक्ति प्रदान कर रहा है वे शर्तें आपने पूरी कर दी हैं। कानून यह कहता है कि वे नागरिक जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, यदि उनका नाम निर्वाचक नामावली में है तो वे निर्वाचक होने के योग्य होंगे। तो अगर आपने सिर्फ 18 वर्ष की आयु पूरी की है, आपका नाम वोटर लिस्ट यानी निर्वाचक नामावली इसमें नहीं है, तो आप वोट कैसे डालेंगे? आपको सारी शर्तें ये पूरी करनी होगी तभी आप निर्वाचक हो सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप निर्वाचक हो ही नहीं सकते। तो जो सेक्शन कह रहा है वो तो कहता है अप्रकाशित शासकीय अभिलेख ये होना चाहिए। अब अप्रकाशित है ही नहीं, या अगर अप्रकाशित है तो शासकीय अभिलेख ये नहीं है, तो कुछ तो हो। अच्छा, फिर यहां जो विभिन्न सूचनाओं को साक्ष्य में दिए जाने से रोका गया है, उसे रोकने का कारण लोकहित को होने वाला नुकसान है। तो सारी बातें कंप्लीट होनी चाहिए ना, तब विभाग के प्रमुख ऑफिसर को यह ताकत है कि वे अनुमति न देना यह निर्धारित कर सकते हैं। तो यह कौन तय करे कि वो अप्रकाशित है शासकीय अभिलेख है और उसके प्रकरण से लोकहित को हानि होगी या नहीं होगी, ये कौन तय करे? तो इसके लिए जब इस सेक्शन को हम 165 एविडेंस एक्ट के साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो स्थिति क्या निकल कर आती है? स्थिति यह निकल कर आती है कि आप न्यायालय तक उसे लेकर जाएंगे और फिर उसका प्रकटीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस विषय पर न्यायालय ही निर्णय लेगा। तो यह सेक्शन अपने में एक बात कहता है जिसे आपको 165 एविडेंस एक्ट के साथ पढ़ना चाहिए। देखिए, कानून जो कुछ कहता है उसको उसी रूप में पूरा किया जाना चाहिए। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था कि क्या कहते हैं कि अगर आधार है तो अमुक काम
किया जा सकता है। ठीक है, आधार है तो अमुक काम किया जा सकता है। जैसे एसआर बोम्मई है ना, अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि देश का या प्रदेश का तो नहीं, प्रदेश का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वे अपनी रिपोर्ट केंद्र की सरकार को भेज सकते हैं और केंद्र सरकार ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर बाध्य नहीं है। लेकिन अगर उसे लगता है कि रिपोर्ट ठीक आधारों पर है, तो वो वहां राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। सवाल ये एसआर बोम्मई में था कि राज्यपाल ने जो सिफारिश की, वह सिफारिश जिन आधारों पर आधारित है, उन आधारों पर वो सिफारिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं। तो न्यायालय ने जो निर्णय दिया था एसआर बोम्मई में, वो निर्णय क्या दिया था? उन्होंने कहा था कि लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू होगा। लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू यानी क्योंकि वहां राज्यपाल को सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन दिया है। देखिए, दो स्थिति हो सकती है, दो स्थितियां हो सकती। एक कारण मौजूद है, हमें लगता है कि यह कारण बेहद गंभीर है और इस कारण के रहते सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाने चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आपको यह लगता है कि यह कारण है, किंतु इतना गंभीर नहीं है। जितना गंभीर यह मान रहे हैं उतना गंभीर यह नहीं है, इसलिए सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए जाने चाहिए। अब ये दो अलग अलग व्यू हो गए और कारण ये मौजूद है। अब देखा यह जाएगा कि जो शक्ति दी गई है उसकी प्रकृति क्या है। अगर हमें शक्ति इस प्रकार दी गई कि यदि ये संतुष्ट हैं, यदि ये संतुष्ट हैं कारण के खतरनाक होने के बारे में, तो सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाएंगे, तो मेरा संतुष्ट होना पर्याप्त है। आप भले ही ऐसा मानते हो कि यह कारण पर्याप्त नहीं है सिक्योरिटी मेजर्स लेने के लिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। क्यों? कानून वहां मेरा व्यक्तिनिष्ठ समाधान, मेरा सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन ये पर्याप्त मानता है। ठीक है, क्योंकि वहां सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं है। वहां यह नहीं लिखा है कि यदि खतरा मौजूद हो, यदि खतरा मौजूद हो यह लिखा हो, तो इसका मतलब यह है कि जिस चीज की मौजूदगी है उसे खतरा प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा यानी प्रत्येक युक्ति संगत व्यक्ति के द्वारा माना जाना चाहिए। क्योंकि यह लिखा है कि यदि यह संतुष्ट हो, इसके मतलब कानून जो ताकत दे रहा है वो कैसी है? सब्जेक्टिव है। ठीक है ना? तो कानून ने जो ताकत दी वो राज्यपाल का सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन है, कारण है, और उसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि प्रदेश का शासन ये संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल सकता, तो वो राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश कर सकता है। एक स्थिति तो यह हुई कि कारण है, उससे वो संतुष्ट है, आप संतुष्ट नहीं। एक स्थिति यह भी हो सकती है कि कारण है और कारण ऐसा है कि सभी उससे संतुष्ट होंगे। एक कारण ऐसा है कि कारण है तो राज्यपाल भी संतुष्ट होंगे और सब संतुष्ट होंगे कि यस, ये ऐसा खतरा उत्पन्न कर रहा है जिससे प्रदेश का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलेगा। और तीसरी स्थिति हो सकती है, कारण ही नहीं है, कोई कारण नहीं, सिर्फ आप कह रहे हो
के कारण है। आपके कहने का क्या है? आप तो कुछ भी कहना शुरू कर दोगे। भाई शाह कमीशन ने 1975 के आपातकाल में क्या माना? उन्होंने यह माना कि कोई कारण नहीं था, अकारण आपातकाल लगाया गया। जो जुडिशियल कमीशन गठित हुआ उसने यह माना कि कोई कारण नहीं था। तो यह तीसरी स्थिति है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआर बम्बई में कहा वो उन्होंने यही कहा कि हम लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू करेंगे और लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू में हम ये देखेंगे कि क्या कोई कारण है, कारण जो बताए गए वे अपर्याप्त हैं या पर्याप्त हैं, इसकी जांच हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन है राज्यपाल का। ठीक है, वहां जो ताकत मिली है वो कैसी है? सब्जेक्टिव है। लेकिन लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू हम करेंगे। क्यों लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू? मना नहीं है, क्योंकि जो 74 या संबंधित अनुच्छेदों की भाषा है, वो भाषा क्या कहती है कि यदि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन न चल सकता हो, ऐसी स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति तो कम से कम होनी चाहिए कि किसी को लगे कि संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन नहीं चल सकता। अगर कोई स्थिति ऐसी है ही नहीं कि इस प्रकार का शक किया जा सके, और फिर भी आप क्या कर रहे हैं? राज्य में आपात की घोषणा कर रहे हैं, 356 की ताकत का उपयोग कर रहे हैं, तो फिर यह स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू होगा, कारण होना चाहिए। अगर आपने कोई सलाह राष्ट्रपति को दी है या राज्यपाल ने कोई सलाह केंद्र को दी है, तो कारण तो हो। यह स्थिति न हो कि कोई कारण नहीं है। यही स्थिति यहां है। अप्रकाशित शासकीय अभिलेख है। ठीक है, तो अप्रकाशित शासकीय अभिलेख ये तय तो हो कि शासकीय अभिलेख है, अप्रकाशित है, न तो शासकीय अभिलेख है और न अप्रकाशित है। तो फिर कैसे मान लिया जाए कि विभाग के प्रमुख ऑफिसर को संबंधित डॉक्यूमेंट को विदल्ड ये करने की ताकत है? क्योंकि ताकत तो तब है जब अप्रकाशित हो शासकीय अभिलेख हो। ठीक है ना? और अप्रकाशित शासकीय अभिलेख भी हो, लेकिन उससे लोकहित ये विपरीत रूप से प्रभावित होता हो। जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन कहे पहले खूब बेईमानी कर लो और फिर कहो कि कापियां तो हम इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि इससे अप्रकाशित शासकीय अभिलेख है, और तब जो है इससे लोकहित का नुकसान होगा ना, उसके प्रकटन से लोकहित को फायदा होगा। गलत कहते हैं आप। पहली बात तो शासकीय अभिलेख नहीं है, परीक्षार्थी के द्वारा तैयार किया गया अभिलेख। ठीक है ना? पहली बात तो यह है। अप्रकाशित जरूर है, अप्रकाशित जरूर है, क्योंकि उसकी कॉपी में क्या लिखा है ये दूसरों की जानकारी में नहीं है। और प्रकाशन का अर्थ यही है कि दूसरे की जानकारी तक चीजें आ जाएं। तो अप्रकाशित तो है किंतु शासकीय अभिलेख नहीं। चलो हम ये भी मान लेते हैं अप्रकाशित शासकीय अभिलेख, तो उसके प्रकटन से लोकहित को हानि होगी या उसके प्रकट न होने से लोकहित को हानि होगी? क्या होगा? क्योंकि यहां जितनी भी बातें कही गई हैं, जितनी भी सूचनाओं का साक्ष्य देने से रोका गया है,
उसके पीछे सिर्फ लोक नीति है कि लोक हित, इसको नुकसान न हो। तो सवाल यह है कि जिस शासकीय अभिलेख को अप्रकाशित होने के बावजूद प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया, अर्थात साक्ष्य में देने की बात है, उसका प्रकटन से लोकहित को नुकसान होगा या उसके प्रकट न होने से लोकहित को नुकसान होगा, यह तय करने का हक भी न्यायालय का ही होना चाहिए। इसलिए भी इस सेक्शन को 165 के साथ पढ़ते हैं और इसका कम्युलेटिव इफेक्ट यह आता है कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट न्यायालय के द्वारा मंगवाया जाएगा तो न्यायालय के समक्ष उस दस्तावेज को प्रस्तुत करना यह संबंधित विभाग के अधिकारी का कर्तव्य होगा। हां, विभाग का अधिकारी न्यायालय से यह निवेदन कर सकता है कि वे उस अप्रकाशित शासकीय अभिलेख को प्रकाशित न करें, क्योंकि 165 सिर्फ इतना कहता है कि संबंधित व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि दस्तावेज उन तक लेकर जाए। उन तक लेकर जाने से तो कोई प्रकटीकरण नहीं हो रहा भाई। प्रकटीकरण तो तब होगा ना जब वो साक्ष्य में आ जाए। तो कम्युलेटिव इफेक्ट ये आ रहा है कि विभाग का प्रमुख अधिकारी, ठीक है, वो चाहता है कि ये अभिलेख प्रकाशित न हो तो भी लेकर जाएगा उनके पास, और उसके बाद न्यायालय ये तय करेगा कि अप्रकाशित शासकीय अभिलेख है या नहीं है। पहली बात, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर विभाग के प्रमुख ऑफिसर की भूमिका ये खत्म है भाई, फिर तो भूमिका ही खत्म। विभाग के प्रमुख ऑफिसर की भूमिका तब है जब वो अप्रकाशित शासकीय अभिलेख हो। फिर दूसरी बात, चलो अप्रकाशित शासकीय अभिलेख है, उसका प्रकरण से लोकहित को नुकसान हो रहा है या नहीं, ये अब ये भी तय हो गया, हो रहा है, तो फिर विभाग के प्रमुख ऑफिसर की, ठीक है, ये अनुज्ञा नहीं है कि वो प्रकट किया जाए। तो वहां तक ले जाने से तो कोई प्रकटीकरण हुआ नहीं भाई। राफेल की रिपोर्ट न्यायाधीशों ने अपने चेंबर में देखी और बात खत्म। अभी आपने देखा केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने अपना सारा अन्वेषण संबंधी कागजात हाईकोर्ट में प्रस्तुत किए। उन्होंने चेंबर में देखा, उसे अभिलेख का भाग नहीं बनाया और फिर उनकी टिप्पणी आई थी, इंटरिम उन्होंने खारिज की थी। इंटरिम नहीं, एंटीसिपेटरी अग्रिम जमानत का आवेदन खारिज हुआ था और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से पूछा गया कि जब आपके पास इतने सबूत हैं तो आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं की, ठीक है, और फिर अगले दिन गिरफ्तारी हुई थी। तो चीजों का पेश होना और उनका प्रकट होना दो अलग अलग बातें हैं। यहां अप्रकाशित शासकीय अभिलेख, इसके बारे में साक्ष्य देने से रोका गया है। अगला कहता है 130 शासकीय संसूचनाएं। कोई भी लोक ऑफिसर उसे शासकीय विश्वास में दी हुई संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जबकि वह समझता है कि उस प्रकरण से लोकहित की हानि होगी। जो शासकीय अधिकारी, उन्हें जो सूचनाएं लोग उनके शासकीय विश्वास में देते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर है, उसे शासकीय विश्वास में लोग आप बताते हैं कि आपकी आय संपत्ति कितनी है, वो सबको बताए, तो दूसरों के बच्चों का तो अपहरण हो जाएगा क्योंकि लोगों की जानकारी में आ जाएगा कि ये कितने पैसे देने में, फिरौती के तौर पर रैंसम देने में, कितने पैसे देने में ये समर्थ है। भाई जो अपहरण कर रहा है फिरौती के लिए, तो उसका उद्देश्य व्यक्ति को मार डालना तो नहीं है। फिरौती के लिए जो अपहरण होता है तो नो डाउट अपहरण की हत्या ये भी होती है, लेकिन हत्या ये प्राथमिक उद्देश्य तो नहीं है। प्राथमिक उद्देश्य तो क्या है? फिरौती प्राप्त करना। और फिरौती
आप उतनी ही तो ले पाओगे जितनी देने की क्षमता दूसरे में है। दूसरे में अगर देने की क्षमता ही नहीं है तो आप उससे फिरौती कैसे ले पाओगे? तो दूसरा कितनी फिरौती दे सकता है, आसानी से इसके लिए उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी यदि अपहर्ताओं को हो जाए तो उन्हें सुविधा होगी। और अपराध का समाज में होना, इससे ज्यादा लोकहित के लिए गंभीर स्थिति दूसरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अपराध लोकहित के सर्वाधिक विरुद्ध स्थिति है। भाई, अपराध के रूप में तो हम उस काम को चिन्हित करते हैं जिसे किया जाना समाज के स्थायित्व के लिए बेहद खतरनाक होता है। इसीलिए उस प्रकार के काम को अपकृत्य की सबसे घोरतम श्रेणी में रखकर हम उसे अपराध घोषित करते हैं और उसके लिए दंड की व्यवस्था करते हैं। यद्यपि उससे पीड़ित व्यक्ति स्वयं अपराधी को क्षमा करने की स्थिति में आ जाए, फिर भी हम ये कहते हैं नो, क्षमा नहीं होगा, ये दंडित होगा। अपराधों के बारे में सामान्य स्थिति तो यही है, एक्सेप्शनली समझौता करने की अनुमति शमनीय अपराध और शमनीय अपराध के रूप में दी जाती है, लेकिन सामान्य स्थिति यही है, क्योंकि अपराध एक ऐसी स्थिति और उसमें राज्य ये स्वयं अभियोजित करने का निर्णय लेता है। सामान्य स्थिति यही है, यद्यपि परिवाद का रास्ता वो भी है, लेकिन सामान्य स्थिति यही है कि राज्य स्वयं अभियोजित करने का निर्णय ये लेता है। तो अपराध तो सबसे गंभीर स्थिति है। तो अगर शासकीय विश्वास में किसी को कोई संसूचना दी गई है और शासकीय विश्वास में जो संसूचनाएं दी गई उनके प्रकटन से लोकहित की हानि होगी, ऐसा उस व्यक्ति का विचार है जिसे शासकीय स्थिति में सूचना मिली है। पुलिस को लोग अपराध होने के संबंध में सूचना देते हैं, शासकीय विश्वास में देते हैं। पुलिस ये बताने लगे कि साहब उसे सूचना किसने दी, तो सूचना देने वाले का तो जीवन संकट में आ जाएगा। ठीक है, तो शासकीय विश्वास में अगर संसूचनाएं दी गई हैं तो शासकीय विश्वास में जिसे संसूचना मिली है उसे यह बताने के लिए विवश नहीं किया जा सकता कि आपका उसे वो शासकीय विश्वास में संसूचना कहां से मिली। शासकीय विश्वास में संसूचना है, ये अलग कैटेगरी उन्होंने रखी है, और अपराधों के करने के बारे में जानकारी ये अलग कर दिया, क्योंकि अपराध बहुत ज्यादा महत्व की बात है। ठीक है, क्या लिखा है, कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर ये कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि किसी अपराध के किए जाने के बारे में उसे कोई जानकारी कब मिली, और किसी भी राजस्व ऑफिसर को यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि उसे लोक राजस्व के विरुद्ध किसी अपराध के किए जाने के बारे में कोई जानकारी कब मिली। ठीक है, इस धारा में राजस्व ऑफिसर से लोक राजस्व की किसी शाखा के कारोबार में या के बारे में नियोजित ऑफिसर अभिप्रेत है। दोनों सेक्शंस को मिलाकर पढ़ लेते हैं, क्योंकि दोनों सेक्शनों का निर्माण एक ही भावभूमि पर हुआ है। दोनों सेक्शन इसीलिए बनाए गए ताकि लोग शासकीय ऑफिसरों को अपने कारोबार को करने में, उपयोगी सूचनाओं को देने में कोई संकोच का अनुभव न करें। ठीक है, लोग, ठीक है, उन्हें अधिकाधिक उस प्रकार की सूचनाएं दें जो कि उनके कारोबार के सम्यक संचालन के लिए, ठीक प्रकार से संचालन के लिए जरूरी है। इसीलिए दोनों बातें कही गई हैं। ठीक है, पुलिस ऑफिसर वहां रोज जाते हैं, आप उनसे नहीं पूछ सकते कि किस मुखबिर ने बताया, कब बताया, क्या बताया, कुछ नहीं, क्योंकि आप ये नहीं पूछ सकते। अंग्रेजी देख ले, कह रहा है नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से देन ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन, उसे कब मिली, और वहां ऊपर कह रहा शासकीय विश्वास में जो संसूचना दी गई उसे प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया गया। तो दोनों बातों का कम्युलेटिव इफेक्ट क्या है,
न तो आप उससे ये पूछ सकते हैं कि तुम्हें सूचना किसने दी, मुखबिर का नाम बताओ, पता बताओ, नो, कुछ नहीं। उसे शासकीय विश्वास में दी, और कब दी ये भी नहीं। ठीक है, दोनों बातें बताने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। हाँ, अपनी इच्छा से बताएं तो अलग बात है, लेकिन आप कंपेल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंपेल देम। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते। तो ये कोई समान भाव भूमि पर निर्मित दोनों सेक्शन है, इनमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहता वृत्तिक संसूचनाएं, और ये खूब पूछा जाता है। ये वकीलों को सुरक्षा ये उपलब्ध कराता है, क्योंकि देखिए ये लोक नीति मानी गई है कि कोई व्यक्ति अपनी स्थिति वकील के सामने रखे और वकील उसके, ठीक है, बचाव का ये प्रयास करे। ये इसलिए नहीं रखी गई, जो सेक्शन 132 है इसलिए निर्मित नहीं है कि अपराधियों को सुरक्षा प्राप्त हो, इसलिए निर्मित नहीं है। निर्दोषों का बचाव ये अधिवक्ता भयमुक्त होकर कर सके, इसके लिए सेक्शन बनाया गया है। उसने कहा कि कोई भी अधिवक्ता अपने कक्षीकार की अभिव्यक्त सम्मति के सिवाय ऐसी संसूचना को प्रकट करने के लिए जो उसके ऐसे अधिवक्ता की हैसियत में, सेवा के अनुक्रम में या उसके प्रयोजना उसके कक्षीकार द्वारा या की ओर से उसे दी गई हो, अथवा किसी दस्तावेज को जिससे वह अपनी वृत्तिक सेवा के अनुक्रम में या उसके प्रयोजनार्थ परिचित हो गया है, अंतर वस्तु या दशा कथित करने को अथवा किसी सलाह को जो ऐसी सेवा के अनुक्रम में या उसके प्रयोजनार्थ उसने अपने कक्षीकार को दी है, प्रकट करने के लिए किसी भी समय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। ये जो सेक्शन बनाया गया है, ये दो उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एक अधिवक्ता ये बिना किसी संकोच के निर्दोषों की रक्षा इसे करने के लिए समर्थ हो सके, और दूसरा एक व्यक्ति बिना किसी डर के अधिवक्ता की सलाह अपने बचाव के संबंध में प्राप्त कर सके। दोनों बातें देखिए, अपराध के किए करने की भी दशा में आपने अपराध किया, लेकिन अपराध करने की दशा में भी अधिकतम दंड और न्यूनतम दंड के प्रावधान हैं। यह लिखा होता है कि आपको अधिकतम इतना दंड मिल सकता है। तो अधिकतम दंड आपको तब मिलेगा जब आपने संबंधित अपराध उन परिस्थितियों में किया हो जिन परिस्थितियों में कोई भी सामान्य बुद्धि का मनुष्य उस अपराध को नहीं करेगा, तब आपको अधिकतम दंड मिलना चाहिए। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस भी होती हैं, प्रशमनकारी परिस्थितियां होती हैं। आपने अपराध किया, नो डाउट किया, लेकिन आपने अपराध उन स्थितियों में किया जिन स्थितियों में कोई भी वही काम करेगा जो आपने किया। तो कानून की नजर में आप अपराधी हैं, लेकिन आप न्यूनतम दंड के अधिकारी हैं। अब अगर आप अपने अधिवक्ता को सब कुछ बताने, ठीक है, सब कुछ बताने के लिए ऐसी कानूनी सुरक्षा नहीं पाएंगे जो कि आपके अधिवक्ता को रोके कि आपके और उसके बीच हुई बातचीत अधिवक्ता न्यायालय में नहीं प्रकट करेगा, तो आप अपने अधिवक्ता को स्थितियों की सम्यक जानकारी देंगे ही नहीं।
इसलिए कि आपको डर लगेगा कि अधिवक्ता क्या करेगा। ये सब जानने के बाद हमसे कहेगा जम के इतने अपना पूरा मकान हमारे नाम लिखो, अन्यथा हम ये कहेंगे कि इन्होंने मेरे समक्ष संस्वीकृति की और संस्वीकृति तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य बनेगी और तुम जेल जाओगे। कोई बताएगा ही नहीं, ठीक है। संस्वीकृति इसका साक्ष्य न देने लगे अधिवक्ता, अधिवक्ता उलझुल फीस न मांगने लगे, इसलिए यह व्यक्ति बताएगा नहीं, और जब बताएगा नहीं उन मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस की जानकारी ये किसी को नहीं देगा, कुछ कहेगा ही नहीं। और मान लीजिए साक्ष्य इसके विरुद्ध है, ठीक है, तो साक्ष्य तो आएगा लेकिन मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस का साक्ष्य नहीं आएगा और ये अधिकतम सजा ये पा जाएगा। और अगर इसने अधिकतम सजा पाई तो ये अन्याय है, ये नहीं होना चाहिए। और न्याय करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? राज्य के ऊपर। किसने कहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, यानी न्याय के तीनों प्रकार हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे, ये तो राज्य ने स्वयं जिम्मेदारी ली है। तो राज्य को ऐसी व्यवस्था निर्मित करनी चाहिए जिसमें अन्याय न हो पाए। इसलिए यह सेक्शन बनाया गया कि अधिवक्ता उसका मुवक्किल की हैसियत से जो कुछ उसे बताएगा उसका साक्ष्य वो न्यायालय में न तो देगा, क्या कहता है आपका जो कहां गया, हाँ, कि अनुक्रम में या उसके प्रकट करने के लिए किसी भी समय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। यानी सेक्शन यह कहता है कि अगर अधिवक्ता स्वयं देना भी चाहे उन सूचनाओं का साक्ष्य जो उसने मुवक्किल से, ठीक है, अपने कारोबार के प्रयोजन के लिए प्राप्त की हैं, तो उन सूचनाओं का साक्ष्य वो दे ही नहीं सकता। अगर देगा भी तो भी ये मान लिया जाएगा कि मानो उसने वो साक्ष्य दिया ही नहीं। और उन दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का साक्ष्य भी वो नहीं देगा जिन दस्तावेजों की अंतर्वस्तु से वो सिर्फ इसलिए परिचित हो गया क्योंकि कक्षीकार की प्रतिरक्षा यानी मुवक्किल की प्रतिरक्षा करने के प्रयोजन से वो उन दस्तावेजों के अंतर्वस्तु से परिचित हो गया, अन्यथा उसे उस दस्तावेजों के अंतर्वस्तु का कोई जानकारी न रहती। अगर ऐसा, लेकिन इसके सिवाय यानी जिन बातों से वो इसलिए परिचित हो गया कि मुवक्किल ने वो बातें उसे बताई और उन बातों का कोई संबंध अधिवक्ता और मुवक्किल के रिश्ते से नहीं, यानी मुवक्किल तो अधिवक्ता के पास किसी विधिक समस्या को लेकर गया होगा, तो उस विधिक समस्या से संबंधित सारी बातें प्रकटन से सुरक्षित हो गई। लेकिन अगर कोई अन्य बातें अधिवक्ता को मुवक्किल ने बताई हैं तो वे प्रकटन से सुरक्षित नहीं है, ठीक है। उसने कहा कक्षीकार की हैसियत में अधिवक्ता को जो बताएगा, कक्षीकार अधिवक्ता को अधिवक्ता की हैसियत में जो बताएगा, या कक्षीकार और अधिवक्ता का जो संबंध है उसके प्रयोजन के लिए जो जानकारी अधिवक्ता को दी जाएगी, या कोई दस्तावेज जिसकी अंतर्वस्तु से वो कक्षीकार और अधिवक्ता, ठीक है, इस संबंध के प्रयोजन के लिए परिचित हो गया, तो विशेष प्रकार की सूचनाएं हैं जो प्रकरण से सुरक्षित होंगी। ऐसी सारी सूचनाएं जो अधिवक्ता को मुवक्किल ने दी हैं वे प्रकरण से सुरक्षित हैं, ऐसा सोचना ठीक
नहीं है, ऐसी सारी सूचनाएं प्रकरण से सुरक्षित नहीं है। अच्छा, अगर आपका संबंध कक्षीकार और अधिवक्ता का नहीं है, कक्षीकार मुवक्किल की शुद्ध हिंदी है, क्लाइंट इसकी अंग्रेजी है, आप वो वकील है नो डाउट, और आप मुवक्किल हैं, ये भी सही है, लेकिन वो वकील औरों का है और आप मुवक्किल दूसरे अधिवक्ता के हैं। आप मुवक्किल हैं नो डाउट, आप एक मुकदमे में पक्षकार हैं इसलिए आप मुवक्किल हैं, लेकिन मिस्टर ए के आपके वकील उस मुकदमे में कौन है? मिस्टर ए, और मिस्टर बी एडवोकेट हैं पेशे से, लेकिन आप मिस्टर बी से मुवक्किल के तौर पर संबंधित नहीं हैं, और आपने मिस्टर बी को वो बातें बता दी जो आपके हित के विरुद्ध हो सकती है। आपका जो मुकदमा चल रहा है, अब मिस्टर बी को आप रोक पाए साक्ष्य देने से? बिल्कुल नहीं, नहीं रोक सकते आप, क्योंकि आपका संबंध, आप मुवक्किल हैं लेकिन दूसरे के, वो वकील हैं लेकिन आपके नहीं। तो वकील होने से हम जिन तथ्यों की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर लेंगे उन तथ्यों का साक्ष्य देने से निवारित हो जाए, ये थोड़ी है। आपके जो वकील साहब हैं उन्होंने विरोधी पक्ष को फोन किया उसी मुकदमे में, और विरोधी पक्षकार ने अपने हित के विरुद्ध बातें आपके वकील साहब को बता दी, और आपके वकील साहब उस बात का साक्ष्य देने के लिए न्यायालय में आ गए। विरोधी पक्षकार नहीं रोक सकता, कि विरोधी पक्षकार के वकील नहीं है। ये सुरक्षा किसको मिली है? मुवक्किल और वकील को, जो परस्पर मुवक्किल और वकील के तौर पर संबंधित है। अगर सबसे पहली चीज इस सुरक्षा का लाभ लेने के लिए है, जो सबसे पहली जरूरत है वो ये है कि आपने जिसको बताया हो वो आपका अधिवक्ता हो, तब उस अधिवक्ता को रोका जाएगा। और देखिए, ये सुरक्षा मुवक्किल को दी गई है, अधिवक्ता को नहीं। अधिवक्ता साक्ष्य देगा तो अनुज्ञात नहीं होगा, ठीक है? अधिवक्ता साक्ष्य नहीं दे सकता। ये सुरक्षा किसको दी गई? मुवक्किल को, जनता को दी गई है, और इसलिए दी गई है कि इस सुरक्षा के अभाव में जनता की ब्लैकमेलिंग ये संभव है। मुवक्किल बिल्कुल निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया, और वकील साहब ये कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए फीस दो, नहीं तो हम ये कहेंगे कि इन्होंने हमें बताया कि हमने अमुक गलत काम किया है। और ये तो बड़ा स्वाभाविक है कि आदमी अपने वकील को बता सकता है, इस पर कौन अविश्वास करेगा? भाई वकील को तो लोग बताते ही हैं। तो वकील साहब अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए लोगों का शोषण न कर पाए, इसके लिए लोगों की सुरक्षा हेतु ये उपबंध निर्मित किया गया है। वे एक निष्पक्ष, भयमुक्त सलाह प्राप्त कर सके, और इसके केंद्र में निर्दोष व्यक्ति है, इसके केंद्र में अपराधी नहीं है, इसके केंद्र में गलत लोग नहीं है। आप किसी का बुरा नहीं करोगे, लेकिन कोई आपका बुरा करेगा तो भी जाओगे तो वकील के पास, और वकील अगर उल जलूल पैसे आपसे मांगे और अन्यथा की स्थिति में धमकाए, आपके विरोधी पक्षकार से मिल जाए और ये कहे कि हम तुम्हारे पक्ष में साक्ष्य देंगे आके कि इन्होंने हमें ये तथ्य बताए थे,
तो भले ही वकील का झूठा साक्ष्य प्रमाणित भी हो जाए, लेकिन फिर भी आप दिक्कत में तो आ ही गए, आप समस्या में तो पड़ ही गए। ठीक है, अब उसके साक्ष्य को झूठा आप प्रमाणित करो और नहीं कर पाए तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 11 पुराने एविडेंस एक्ट को मैं कोट कर रहा हूं, वो क्या कहता है, संभाव्यताएं देखी जाएंगी कि जो कुछ पक्षकार कह रहे हैं वो हो सकता है या नहीं। वकील को जानकारी मुवक्किल ने दी होगी, ये बड़ा स्वाभाविक है, जानकारी दी होगी, इसका तो जुडिशियल नोटिस भी लिया जाएगा, क्योंकि ये तथ्य ऐसा है जो सबकी जानकारी में है। तो ये सुरक्षा वकील साहब को नहीं है, ये सुरक्षा आम जनता को है। यद्यपि यह भी सही है कि वकील साहब अपने मुवक्किल के खिलाफ अगर साक्ष्य देने के लिए न्यायालय में आएंगे तो वकील साहब का व्यापार भी चौपट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए संभावना इसी की है कि यह सेक्शन न भी हो तो भी वकील साहब न्यायालयों में साक्ष्य देने बहुतायत में अपने मुवक्किल के खिलाफ नहीं आएंगे। लेकिन अगर यह सेक्शन ना हो तो वकील साहब ब्लैकमेलिंग का एक रास्ता खुल जाएगा। 99% वकील नहीं आएंगे अपने मुवक्किल के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए, लेकिन ब्लैकमेलिंग तो हो सकता है 50% करने लगे कि भाई इतने पैसे और दो, नहीं तो हम जाएंगे। कहे तो देंगे ही, भले ही ना जाए, क्योंकि जाएंगे तो 99 पे उनके पास कोई आएगा ही नहीं अपनी वकालत कराने के लिए। लेकिन कहेंगे तो शोषण तो करेंगे, तो मुवक्किल को उस शोषण से बचाने के लिए आम जनता के हित में यह लिखा गया कि भले ही उसने कुछ भी कहा वकील साहब से, वकील साहब कभी भी उसके खिलाफ साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे। अब आप बात ही खत्म हो गई, अब आप तुम खूब कहो कि हम बता देंगे अदालत में, गए बता दो जाके जाओ। ठीक है, वकील साहब पैसे ही नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि अपने मुवक्किल, ये तो वैश्वासिक संबंध है, हम वहां जाएंगे तो हमारे पास कौन आएगा। ठीक है, लेकिन ये शोषण पर रोक लगाई गई इस सेक्शन के माध्यम से, इसलिए ये यहां पर लिखा गया है। ठीक है ना, तो कहता है कि किसी भी समय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, परंतु इस धारा की कोई भी बात निम्नलिखित बात को प्रकटीकरण से संरक्षण न देगी। किसी भी अवैध प्रयोजन को अग्रसर करने में दी गई कोई भी ऐसी संसूचना, अग्रसर करने का मतलब ये हुआ कि वो अवैध प्रयोजन अब तक निर्मित नहीं है, अब निर्मित हो रहा है। जैसे अक्सर लोग आ जाते हैं बेवकूफी की बातें करने, हमारे पास कहते हैं कि वो हमें कत्ल करना है, तो करते वो बेवकूफी की बातें और हमें इंप्रेशन में लेने के लिए करते हैं। हम उठो और हम कत्ल करने की सलाह देते हैं, तुमने क्या हमें हत्या की सलाह देने वाले समझ रखा है, निकलो बात। ठीक है, इस प्रकार के लोग कलर में लेने के लिए, क्योंकि अपराधियों का समाज में बड़ा सम्मान है, ये एक दुर्भाग्य का विषय है, लेकिन है तो ही है, तो लोग आप पर इंप्रेशन जमाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। अगर आप ये सलाह देंगे तो आप भी सह अपराधी हैं, दोषी हैं, आपको सजा मिलेगी, आप वकीलों को ही। ठीक है, अवैध प्रयोजन इसे अग्रसर करने में आपके पास मुवक्किल आया, वो ये कहता है कि हम पूर्व में हत्या कर चुके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरी प्रतिरक्षा करें, आप उसके प्रतिरक्षा की जिम्मेदारी लेते, कोई समस्या नहीं। लेकिन वो ये कहे कि हम हत्या करने वाले हैं, हमें बताइए कैसे हत्या करें, अब आप दोषी हैं अगर आप बताएंगे। और अगर वो हत्या वो कर देता है या नहीं भी करता है, हत्या के षड्यंत्र के लिए वो अभियोजित हो जाता है, तो अगर आप इस तथ्य का साक्ष्य देंगे कि ये मेरे पास आए थे और ये कह रहे थे, तो ये अग्राह्य नहीं है, यहां वकील साहब अलाउड होंगे। ठीक है, साक्ष्य देने के लिए, क्यों, प्रतिरक्षा के प्रयोजनों से, अधिवक्ता और कक्षीकार के संबंध के नाते अगर उसने कुछ बताया है तो प्रकरण से संरक्षित है, अन्यथा प्रकरण से संरक्षित नहीं है। ठीक है, कहता कोई भी तथ्य जो किसी अधिवक्ता ने अपनी हैसियत में सेवा के अनुक्रम में संप्रेषित किया हो और जिससे दर्शित हो कि उसके सेवा के प्रारंभ के पश्चात कोई अपराध या कपट किया गया है,
हमने जब आपकी वकालत स्वीकार कर ली, उसके बाद कोई बात तथ्य मेरी जानकारी में आया, ठीक है, जिसके बारे में यह तय है कि वो तथ्य अस्तित्व में ही तभी आया जब हम आपकी वकालत स्वीकार कर चुके थे। यानी वकालत स्वीकार करने के बाद वो तथ्य अस्तित्व में आया है, और वो तथ्य आपके द्वारा किए गए कपट को प्रदर्शित करता है। उसका भी साक्ष्य हम दे सकेंगे। एक दृष्टांत दिया है आपकी किताबों में कि आप एक लेजर लेके आए, ठीक है, हमारे पास, और अपनी प्रतिरक्षा करा रहे हैं। उस लेजर में उस समय कोई प्रविष्टि ऐसी नहीं है जो आपको मिस्टर ए का लेनदार घोषित करती हो, लेकिन हमारे नियोजन के पश्चात हम देखते हैं कि उसमें एक ऐसी प्रविष्टि हो गई जो मेरे नियोजन के समय नहीं थी, और उस प्रविष्टि के आधार पर अमुक व्यक्ति आपका देनदार दिखाई देता है। इस प्रविष्टि का साक्ष्य हम दे पाएंगे क्योंकि मेरे नियोजन के पश्चात किया है। ये एक अपराध है, ये कूटरचना की है आपने, ठीक है, ये फोर्जरी की है आपने, ठीक है। इस ढंग का साक्ष्य देने से वकील को नहीं रोका गया। यह तत्वहीन है कि उपधारा 1 के परंतुक में निर्दिष्ट अधिवक्ता का ध्यान ऐसे तथ्य के प्रति उसके कक्षीकार के द्वारा या की ओर आकर्षित किया गया था या नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं। मुवक्किल ने क्या क्या चीजें दिखाई थी, क्या क्या चीजें नहीं दिखाई थी, सीधी बात, एक बड़ी सीधी सी बात कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु जैसी आपके नियोजन के समय थी उसे आप प्रकट नहीं करेंगे। उसमें कोई बदलाव है तो वकील ने दिखाया नहीं दिखाया इस सब से कोई मतलब नहीं, उसे प्रकट करने से कोई नहीं रुकेगा, ठीक है ना। शेष कहता है स्पष्टीकरण इस धारा के में कथित बाध्यता वृत्तिक सेवा के अवसित होने के पश्चात भी बनी रहेगी। ये भी सही है। अगर ये ना हो तो वकील साहब क्या करेंगे? वकील तो कहते हैं हम तुम्हारी वकालत करेंगे ही नहीं। भाई कोई बेगार थोड़ी करा लोगे, हम करेंगे ही नहीं, और फिर कहेंगे अब हम तुम्हारे खिलाफ साक्ष्य देंगे, नहीं तो पैसे दो। वकालत करते तो 5,000 मिलते और वकालत भी छोड़ देंगे और कहीं 20,000 दो, ठीक है, नहीं तुम्हारे खिलाफ साक्ष्य देंगे। तो इस बात को खत्म करने के लिए यह लिख दिया गया कि इस धारा द्वारा उत्पन्न की गई बाध्यता भले ही वकील और मुवक्किल का संबंध खत्म हो जाए फिर भी बनी रहती है। आप कभी भी उन बातों का साक्ष्य नहीं दे पाएंगे जो वकील होने के कारण आपको बताई गई। यहीं पर बात रोकेंगे, शेष बात आगे।